कांग्रेस टूल किट मामले में पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। बीजेपी का दावा, सौम्य शर्मा ने तैयार की सरकार को बदनाम करने वाली टूल किट। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मांगा जवाब। कोरोना पर बोले स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, कहा दिल्ली में 27,000 में से 13,000 बेड खाली, 6,500 में से 1,200 आईसीयू बेड भी खाली। चक्रवर्ती तूफान तौकते की तबाही का असर, मुंबई के समुद्र में फंसी नाव से 14 शव बरामद। तूफान से गुजरात महाराष्ट्र में अब तक 63 लोगों की मौत। नमस्कार, ये एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है खबर दोपहर में। रुक करते हैं खबरों का। कांग्रेस पर टूल किट के जरिए केंद्र को घेरने का आरोप लगाने के एक दिन के बाद ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय प्रवक्ता की हम बात करें तो उन्होंने अपनी बात कही है और उन्होंने कई आरोप एक बार फिर से लगाए हैं। आपको यह भी बताते चलें कि देश में कोरोना संकट के बीच कृषि कानूनों का विरोध लगातार जारी है। इस बीच कांग्रेस प्रवक्ता ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और साथ में अपनी कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं। तो वहीं आपको यह भी बताते चलें कि इसके साथ ही संबित पात्रा के द्वारा कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। कई आरोप लगाने के बाद भी उन्होंने कहा है कि ये देश को बदनाम करने की कोशिश थी। केंद्र को घेरने का आरोप लगाने के एक दिन बाद बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष संबित पात्रा ने आज नया खुलासा करते हुए पात्रा ने कहा कि सौम्या वर्मा ने कांग्रेस के लिए टूल किट बनाई है और इसको साबित करने के लिए कई सबूत भी हैं। संबित पात्रा ने कहा कि सौम्या वर्मा प्रोफेसर राजीव गौड़ा की रिसर्च टीम के साथ कनेक्टेड हैं। सौम्या वर्मा की राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रोफेसर गौड़ा के साथ तस्वीर भी सबके सामने आ चुकी है। तस्वीर दिखाते हुए पात्रा ने कहा कि ये वही टूल किट मैनेजर्स का गैंग है जिन्होंने देश को अपमानित करने, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर भ्रम फैलाने, वेंटिलेटर्स को लेकर झूठ फैलाने, प्रधानमंत्री मोदी की छवि को खराब करने का काम किया। यही गैंग इस टूल किट का निर्माता है। संबित पात्रा ने आगे कहा कि सौम्या वर्मा की सोशल मीडिया प्रोफाइल पर साफ साफ लिखा हुआ है कि वो राजीव गौड़ा की रिसर्च टीम के साथ जुड़ी हुई हैं। बीजेपी ने इस सत्य को जनता के सामने उजागर किया है। आज देश राहुल गांधी और सोनिया गांधी से सवाल पूछता है कि क्या सौम्या वर्मा कांग्रेस की कार्यकर्ता हैं? क्या सौम्या वर्मा इस टूल किट की निर्माता नहीं है? कांग्रेस पार्टी इन सवालों का जवाब दे। जो टूल किट हम बता रहे हैं, ऑथर कौन है? सौम्या वर्मा नामक एक महिला है जिसका नाम डोमेन एक्सपर्ट ने खोज करके निकाला है और ये प्रॉपर्टी ऑफ द पेपर में मौजूद है। आप देख सकते हैं ये 1.7 वर्जन है, पेजेस उसमें 6 हैं, रिजोल्यूशन, सिक्योरिटी इत्यादि सब लिखा हुआ है। किस प्रकार से क्रिएट हुआ और किस प्रकार मुख्यतः सेंट्रल विस्ता को लेकर, वो जो विषय था जो हमने कल सेंट्रल विस्ता को लेकर भी आपके सामने वैनिटी प्रोजेक्ट शब्द का इस्तेमाल किया था। आप देख सकते हैं वो वैनिटी प्रोजेक्ट आप यहां देख सकते हैं, उस पेपर में लिखा हुआ है। मैंने कल जो कागज आपको दिखाया था उसमें ये आप चौथा जो पैराग्राफ देख रहे हैं, वैनिटी प्रोजेक्ट, ये पूरा का पूरा टूल किट का हिस्सा है और आप उस कागज को यहां भी देख सकते हैं इन डिटेल। जो डिटेल वर्जन है जिसको लेकर आज हम ये खुलासा कर रहे हैं, जो टूल किट का हिस्सा है वो आपको हम दिखा। इस प्रकार से सेंट्रल विस्ता वैनिटी प्रोजेक्ट, मोदी जी के उसको मोदी जी का घर, मोदी जी का पैलेस, मोदी जी का महल बताना है, ये कल हमने खुलासा किया था और आज उसकी ऑथर का नाम सौम्या वर्मा के रूप में सामने आ रहा है। सौम्या वर्मा आखिर कौन है? आप उसके मैडम के फेसबुक प्रोफाइल, सोशल मीडिया प्रोफाइल इत्यादि में जा सकते हैं, जो मैं आपको दिखा रहा हूं और उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि सौम्या वर्मा जो है वो ऑफिस ऑफ प्रोफेसर एमवी राजीव गौड़ा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनसे वो कनेक्टेड है। अर्थात जो एआईसीसी रिसर्च विंग है जिसको कि हेड प्रोफेसर गौड़ा करते हैं, उनके रिसर्च विंग के साथ वो कनेक्टेड है। आप यहां देख सकते हैं। अब मैं कुछ महत्वपूर्ण तस्वीरें दिखाऊंगा कि ये सौम्या वर्मा जी आखिर कौन है, ताकि कांग्रेस पार्टी सौम्या वर्मा को नकार न दे। आप देख सकते हैं सौम्या वर्मा यहां बैठी हुई हैं दो महत्वपूर्ण लोगों के साथ। वैसे अनेक महत्वपूर्ण लोग हैं, उसमें राहुल गांधी भी शामिल, प्रोफेसर गौड़ा भी शामिल है। प्रोफेसर गौड़ा जो एआईसीसी रिसर्च टीम को हेड करते हैं और राहुल गांधी जो उस समय तत्कालीन अध्यक्ष थे कांग्रेस पार्टी के, उनके साथ ये रिसर्च टीम की फोटो, और यूं कहा जाए तो ये जो टूल किट मैनेजर्स हैं उनके फोटो को आप देख सकते हैं। मैं पूरे देश को दिखाना चाहता हूं। मैडम यहां बैठी हैं, उनका नाम सौम्या वर्मा है।
आप एक दूसरी तस्वीर भी देख सकती हैं, इसमें भी आप सौम्या वर्मा जी को पूरे रिसर्च एआईसीसी रिसर्च टीम के साथ, जो प्रोफेसर राजीव गौड़ा हेड करते हैं, बीच में आप देख सकते हैं प्रोफेसर राजीव गौड़ा बैठे हैं, और बाकी पूरी टीम के साथ सौम्या वर्मा जी को भी आप। तो वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल पहुंचे और वहां पर उन्होंने अस्पतालों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही डॉक्टर्स ने उनको अस्पताल की स्थिति से अवगत कराया। इस दौरान कई डॉक्टर्स भी उनके साथ मौजूद रहे और साथ में यहां की जो तमाम सुविधाएं हैं जो सरकार के द्वारा अब तमाम जल्दी से की जा रही है, उन तमाम चीजों का निरीक्षण भी स्वास्थ्य मंत्री ने किया। सबसे पहले तो आज मैं अपनी बात शुरू करने से पहले वैसे तो पूरे ही कोविड के खिलाफ जंग के दौरान जिस तरह से बहुत सारे मरीजों ने प्राण गंवाए हैं, उसी तरीके से हमारे बहुत सारे कोविड वॉरियर्स, डॉक्टर्स और आप ही के साथी जर्नलिस्ट जो ग्राउंड जीरो पर काम करते थे, बड़ी संख्या के अंदर उनको भी हमने खोया है। विशेषकर अगर पिछले कुछ ही दिनों की मैं बात करूं तो दिल्ली ने 3 प्रतिष्ठित डॉक्टरों को खो दिया। डॉक्टर के अग्रवाल, जिन्होंने स्वास्थ्य शिक्षा को एक जन आंदोलन बनाने के लिए बड़ा योगदान किया। डॉक्टर शेखर अग्रवाल, जिन्होंने पूरे मानवीय दृष्टिकोण से अपनी ऑर्थोपेडिक्स की प्रतिभा के माध्यम से हजारों मरीजों की सेवा की। डॉक्टर पंकज भटनागर, जिन्होंने होम्योपैथी के माध्यम से हजारों कैंसर के रोगियों को ठीक करने में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान किया। और इसी प्रकार से सैकड़ों डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स की प्राण इस दौरान चले गए कोविड के खिलाफ लड़ते। जर्नलिस्ट की बात करूं तो खासकर पिछले कुछ दिनों में ही 3 तो बड़े महत्वपूर्ण जर्नलिस्ट मुझे एकदम मन पे आते हैं। अभी वरिष्ठ पत्रकार सुनील जैन जी की मृत्यु हुई, शेष नारायण सिंह जी की मृत्यु हुई, नौजवान रोहित सरदाना को हमने खोया, और बहुत सारे ऐसे और पत्रकार, जर्नलिस्ट की संस्था भी और डॉक्टरों की संस्था भी उनके समय समय पर विवरण देती है, हमें भी जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले तो इन अपने कोविड वॉरियर्स, डॉक्टर्स और सभी उनके प्रोफेशनल साथियों तथा जर्नलिस्ट की पवित्र स्मृति को नमन करता हूं और भगवान से ये प्रार्थना करता हूं कि हम सबको ये जो असमय कष्ट आ रहा है उसको सहने की शक्ति। आज यहाँ सफदरजंग अस्पताल में मैं 2 कारणों से आया था। एक, आपने अभी देखा कि यहाँ पर एक DRDO की सहायता से नया PSA प्लांट ये रिकॉर्ड समय में स्थापित किया गया है। अभी पिछले ही दिनों मैंने अपने दफ्तर में मीटिंग की थी और जिस मीटिंग में तय किया कि DRDO जो सारे देश में नए प्लांट्स लगा रहा है, जिनकी संख्या 1051 है और जिनके लिए सारे देश में साइट्स फाइनलाइज हो रहे हैं, DRDO, CSIR, हाइट्स, ये सब के माध्यम से ये प्लांट्स विभिन्न स्थापित होने वाली स्टेजेस के अंदर हैं
तो हमने तय किया था कि डीआरडीओ दिल्ली में भी तुरंत सफदरजंग अस्पताल में, आरएमएल अस्पताल में, लेडी हार्डिंग में, एम्स में और हमारा जो एम्स का जो कैंसर वाला नेशनल इंस्टीट्यूट है झज्जर में, यहाँ पर इस तरह के प्लांट्स लगाए। तो आज ये तीसरा प्लांट एम्स में लग गया। तो वहीं कोरोना संकट से बचने के लिए इस वक्त ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण की जरूरत है। हालांकि देश के कई राज्य वैक्सीन की भारी कमी झेल रहे हैं, जिसके चलते केंद्र को आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि देश की अन्य कंपनियों को भी वैक्सीन बनाने की जो उन्हें लाइसेंस दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर वैक्सीन की डिमांड बढ़ रही है तो वैक्सीन बनाने का लाइसेंस एक कंपनी के बजाय 10 और कंपनियों को भी दिया जाना चाहिए। वहीं इसे लेकर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने भी गडकरी के बयानों को सही बताया और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गांव में इलाज के लिए कोई इंतजाम नहीं है। किसी बात की डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम होता है तो प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो ये वैक्सीन वाली कंपनी एक के बजाय 10 लोगों को लाइसेंस दे और रॉयल्टी भी ले, कोई सेवाभावी करके ना करे। और जैसे मैंने ये दवाइयां न होने वाली तैयार कर ली, तो वैक्सीन का प्रोडक्शन अगर 10 जगह खुल जाएगा, जैसे हापकिन को इंपॉर्टेंस मिला है, तो मनसुख भाई मेरा अनुरोध है कि आप हर राज्य में 2-2, 3-3 लेबोरेटरी ऑलरेडी है। मेरी जानकारी है कि उनकी क्षमता भी है और उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। फार्मूला देकर इनका उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके अगर ये संख्या बढ़ाएंगे तो पहले उनको कहिए देश में दीजिए, बाद में ज्यादा होगा तो एक्सपोर्ट करिए। तो मुझे लगता है ये तुरंत 15 दिन 20 दिन में हो सकता है। तो थोड़ा ये तो मेरे अंदर का विषय नहीं है, आप अनायास से दिल्ली में है, तो ये जो वैक्सीन का प्रॉब्लम है अगर इसमें सुलझाने में अगर आपको उचित लगे तो इसका जरूर विचार करिए। ठीक बयान आया है कि सरकार को चाहिए ज्यादा लाइसेंसेस दे, ज्यादा वैक्सीन्स बने, ताकि इस समस्या का समाधान जल्द अज जल्द हो सके। भारत सरकार में तो गौड़ा जैसे मंत्री भी हैं जो कहते हैं कि वैक्सीन अगर नहीं है तो क्या खुदकशी कर लें। इतनी निर्दयी सरकार शायद दुनिया में कभी ना आई हो। लेकिन गडकरी जी का जो बयान आया है वो ठीक बयान है और उनसे मैं कहूंगा कि प्रधानमंत्री पे दबाव डालें, सिर्फ बयान से काम नहीं चलेगा। देश के गांव-गांव के अंदर कोरोना फैलता जा रहा है। गांव के अंदर किसी तरीके का कोई इंतजाम नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं हैं, डॉक्टर्स नहीं हैं, ऑक्सीजन नहीं है, शहरों तक जाना उनका मुश्किल है। कोई नहीं कह सकता कि इस कयामत का सामना लोग किस तरीके से करेंगे। मारा मारी। तो वहीं दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारत बायोटेक को कोवैक्सीन का बच्चों पर प्रशिक्षण के लिए दी गई अनुमति रद्द करने के अनुरोध वाली याचिका पर बुधवार को केंद्र को अपना रुख स्पष्ट करने को कहा। मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने केंद्र और भारत बायोटेक को नोटिस जारी कर दिया है और 15 जुलाई तक याचिका पर उनका रुख स्पष्ट करने को कहा। उक्त याचिका संजीव कुमार की ओर से दायर की गई है। हालांकि अदालत ने कोवैक्सीन के 2 से 18 साल के बच्चों पर क्लिनिकल ट्रायल के लिए 12 मई को दी गई अनुमति पर कोई भी अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि क्लिनिकल ट्रायल 525 स्वास्थ्य स्वयंसेवकों पर किया जाएगा। इन्हें भी टीके के दोनों खुराक 28 दिन के अंदर में लगाए जाएंगे। आपको बता दें कि कोवैक्सीन का विकास हैदराबाद आधारित भारत बायोटेक और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने किया है। ये उन 2 टीकों में शामिल है जिन्हें भारत में अभी वयस्कों को यानी कि युवाओं को लगाया जा रहा है। और इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर।
क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सीधा रुख करते हैं गुजरात का, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। वो तस्वीरें हैं गुजरात के उन इलाकों की जहां पर बीते रोज तौकते तूफान गुजरा था और इन इलाकों में तौकते तूफान ने खासा नुकसान भी पहुंचाया था। आपको यह भी बताते चले कि गुजरात और मुंबई की हम बात करें तो तौकते तूफान ने यहां पर जो 63 लोगों की जान ली है। और साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहां पर मौके पर मौजूद हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के अलग अलग इलाकों में भी जाकर के स्थिति को देखेंगे। लेकिन ये महत्वपूर्ण और एक्सक्लूसिव तस्वीरें एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और तमाम अभी जो मौसम की ताजा जानकारी है वो भी मौसम वैज्ञानिकों के साथ, अधिकारियों से साझा कर रहे हैं। साथ में वहां जो बड़े अधिकारी हैं वो उन्हें बता रहे हैं कि किस तरीके से इस इलाके में बीते रोज जो तूफान आया था, कितनी उसकी रफ्तार थी, किस तरीके का उसका असर देखने को मिला है। और इसके साथ ही आपको यह भी बताएं कि जान माल का काफी नुकसान हुआ है। तौकते तूफान से सिर्फ 2 राज्यों की हम बात करें तो अब तक 63 लोगों की जान जाने की जानकारी सरकार के द्वारा दी गई है। लेकिन इसके साथ ही अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो लापता हैं, उनकी तलाश जारी है, उनके लिए अभी भी नेवी लगी हुई है। लेकिन साथ में नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं और ये सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। बेहद महत्वपूर्ण और एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें हैं जहां पर आज पूरा देश देख रहा है कि किस तरीके से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं आज हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। क्योंकि बीते रोज तौकते तूफान ने जिस तरीके से आफत जो मचाने का काम किया था, भारी नुकसान पहुंचाने का जो काम किया था, आज उन घटना के बाद में, उस तूफान के गुजरने के बाद में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे हैं और हवाई सर्वेक्षण करके स्थिति को जानने की कोशिश कर रहे हैं, स्थिति के हालात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले भी इस पूरे मामले को लेकर अधिकारियों और मुख्यमंत्रियों के साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी चर्चा कर चुके हैं, बैठक कर चुके हैं। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम और भी मुख्यमंत्री और अधिकारियों के साथ में उन्होंने भी चर्चा की थी। साथ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी चर्चा की थी। लेकिन अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोर्चे पर हैं, मैदान में जुटे हुए हैं, क्योंकि तौकते तूफान ने खासा नुकसान पहुंचाया था। बीते रोज की अगर हम बात करें तो अब तक 63 लोगों की जान जाने की जानकारी सरकार ने साझा की है। लेकिन खुद उनके साथ में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी मौके पर मौजूद हैं, वो भी उन इलाकों की जानकारी दे रहे हैं कि किन इलाकों में किस तरह की स्थिति रही थी। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख सकते हैं, नरेंद्र मोदी खुद इलाके में जाकर के हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं और देख रहे हैं कि किस तरीके से किस इलाके में क्या कुछ नुकसान हुआ है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने गांधी परिवार पर हमला किया है। प्रियंका गांधी पर हमला करते हुए द्विवेदी ने कहा कि शिक्षकों की मौत पर वो झूठ बोल रही हैं। तो वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस टूल किट के जरिए देश को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए सुनते हैं। हमने बहुत स्पष्ट रूप से बात कही थी, जो बात शिक्षक संगठनों के लोगों की ओर से या मीडिया में बात आई थी कि चुनाव ड्यूटी में किन शिक्षकों की डेथ हुई,
तो चुनाव ड्यूटी में रहते हुए जो उसका गाइडलाइन है निर्वाचन आयोग का, हमने कहा था कि जिलाधिकारियों के द्वारा मंगाई गई रिपोर्ट के आधार पर वो संख्या 3 है। 3 शिक्षकों की चुनाव ड्यूटी के दौरान मृत्यु हुई है। हम उनको जो मुआवजे मिलने चाहिए, जो उनके आश्रितों को सुविधाएं मिलनी चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए, उस पर तत्परता से काम कर रहे हैं। अन्य शिक्षकों की कोविड-19 से निश्चित रूप से मृत्यु हुई है। प्रदेश में हर वर्ग से कौन सा वर्ग अछूता यह है कि जिस पार्टी ने हमेशा लाशों पर राजनीति की है, जिस कांग्रेस पार्टी पर आज भी 1984 के सिख हत्या का आरोप आज भी सर से धुला नहीं, उनके नेताओं के ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, जिस पार्टी ने अपने टूल किट के माध्यम से ये प्रयास किया कि उनसे जुड़े हुए अस्पतालों में लोगों को तब तक बेड ना दिए जाएं जब तक कांग्रेस का नेता ना कहे, ताकि देश और दुनिया में ये माहौल खराब किया जाए कि भारत के अस्पतालों में बेड उपलब्ध नहीं है। लगातार टूल किट के माध्यम से भारत और भारत के प्रधानमंत्री की छवि खराब करने की कोशिश की गई। पिछली बार जब कोरोना में लॉकडाउन किया गया तो यही राहुल और प्रियंका भाई बहन ने कहा कि लॉकडाउन क्यों कर दिया, लोगों की रोजी रोटी चली गई। इस बार जब लॉकडाउन नहीं हो रहा था तब ये लोग कह रहे थे कि लॉकडाउन क्यों नहीं कर रहे हैं, रोज मर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री कोरोना पॉजिटिव थे, नेगेटिव जिस दिन हुए उसी दिन से लगातार फील्ड में है। सरकार युद्ध स्तर पर प्रयास कर रही है। आज प्रदेश में कहीं भी ऑक्सीजन की बेड की कमी नहीं है, लगातार आंकड़े नीचे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मॉडल का जो ट्रेस का ट्रीट का ये मॉडल है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, उसकी सराहना WHO कर रहा है, तमाम सारी संस्थाएं कर रही हैं। ऐसे में लगातार कांग्रेस इस स्ट्रेन को इंडियन स्ट्रेन बोलना, मोदी स्ट्रेन बोलना, तमाम। और इस बीच रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਅੱਜ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਕਾਰਗਰ। ਇਸ ਕਿੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ, ਕਾੜੇ ਸਮੇਤ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪਲਸ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਥਰਮੋਮੀਟਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਹੋ ਤਾਂ ਹੁਣੇ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਕੋਰੋਨਾ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। हिदायतां दी पालना करो। आओ कोरोना ते करिए फतेह, यही है साडा मिशन फतेह। फतेह हो पंजाबियों, फिर फतेह होगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं बाकी खबरों का। राजस्थान में कांग्रेस विधायक हेमाराम चौधरी के इस्तीफे के बाद सियासत गर्माती जा रही है। कांग्रेस विधायक के इस्तीफे के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने जमकर हमला बोला है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और आमेर से विधायक सतीश पुनिया ने अशोक गहलोत पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस का अंतर्कलह और भी ज्यादा गहरा है। वहीं सतीश पुनिया ने बीजेपी विधायक गौतम लाल मीणा के निधन पर भी शोक व्यक्त किया। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए सुनवाते हैं। इस्तीफा लिहाजा कांग्रेस की अंदरूनी सियासत को इशारा करता है, लेकिन अब अशोक गहलोत जी किसको दोष देंगे, क्योंकि ये इस्तीफा बीजेपी ने तो करवाया नहीं है। लेकिन सदन और सदन से बाहर की चर्चा ये साफ तौर पर साबित करती है कि कांग्रेस का अंतर्कलह और ज्यादा गहरा हुआ है। इससे पहले भी वो सदन में बाड़मेर की सड़कों को लेकर मसला उठाया और अपनी सरकार के रहते हुए सीबीआई तक की जांच की मांग कर चुके। इसका मतलब उनकी पीड़ा ज्यादा थी और वो संतुष्ट नहीं थे सरकार के कामकाज के प्रति और अपनी सुनवाई के प्रति। इस कद के नेता का जब इस तरीके से सम्मान नहीं होता है, क्योंकि वो नेता प्रतिपक्ष रहे, कैबिनेट के मंत्री तक रहे, बहुत वरिष्ठ विधायक हैं, तो कुल मिलाकर कांग्रेस की अंतर्कलह और अनदेखी का ही परिणाम है हेमाराम जी। भारतीय जनता पार्टी के परिवार और समस्त आदिवासी अंचल के लिए ये दुखद है कि दरियाबद के हमारे वरिष्ठ विधायक गौतम लाल जी का निधन हुआ है। गौतम जी जमीन से जुड़े हुए और आदिवासी अंचल में प्रभुत्व वाले नेता थे।
पार्टी के प्रति भी और जनता के प्रति समर्पित थे। कुछ दिन पूर्व बात हुई थी, स्वस्थ थे और लोगों की सेवा में संलग्न थे। उनका जाना भारतीय जनता पार्टी परिवार के लिए तो दुखदायी है ही, लेकिन आदिवासी क्षेत्र के लिए उनकी पूर्ति शायद नहीं हो पाएगी। देखिए, अब मुझे स्पष्ट तौर पर कहना पड़ेगा और कड़े शब्दों में ही कि कोरोना के प्रबंधन को लेकर ये सरकार, अशोक गहलोत जी की सरकार पूरे तरीके से विफल हो गई है और इसका पूरा ध्यान सियासी बयानबाजी पे है। सियासी बयानों से कभी भी इस तरीके के आपदा में किसी किस्म से उसका नियंत्रण और प्रबंधन नहीं होता है। ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की नियमित आपूर्ति के बाद भी उनका वितरण अपने आप में चुनौती बनी हुई थी। इस प्रदेश में बेड की दलाली हो और इंजेक्शन्स की कालाबाजारी हो, उसकी दोषी केंद्र सरकार कैसे हो सकती है? जो राज्य सरकार के बस में थे मसले, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र का रूरल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, किसने मना किया था पीएचसी और सीएचसी पे अच्छा प्रबंधन नहीं हो, जबकि 1 साल गुजर गया? किसने मना किया था कि यहां पर ऑक्सीजन प्लांट्स जब केंद्र की सरकार पैसे दे चुकी थी नहीं हो? तो अनेकों ऐसी चीजें थी। बेरोजगार सड़कों पर दर दर भटक रहे थे, लेकिन चिकित्सकों की, नर्सिंग कर्मियों की भर्ती क्यों नहीं करी सरकार ने? ऐसे अनेकों यक्ष प्रश्न हैं जो सरकार की नीयत पर। खबर दोपहर में अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।